हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत गहराई से बात करने वाले हैं और आज मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीका का लेक्चर इसे लेकर के आया हूं। आप मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप पहले ये देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसे देखिए, देखिए अभी हुआ क्या है कि अभी 29 जुलाई 2026 में ही ईरान के ऊपर दोबारा से अमेरिका ने हमला कर दिया है। देखिए, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। कुछ दिनों में शांति और कूटनीति की बातचीत के प्रयासों के बाद दोनों देशों के बीच दोबारा से विवाद उठा है। हमले का मुख्य कारण ईरान की सरप्राइज अटैक। दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के में जहाजों पर अचानक से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और इसीलिए फिर अमेरिका के द्वारा दोबारा से हमला कर दिया गया। अब देखिए, यहां पर मैं अब डॉट कनेक्ट करूंगा, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका किस सिचुएशन से गुजर रहा है। और देखिए, जब मैं बात अमेरिका की कहता हूं तो आप याद रखिए कि अमेरिका के हाथ में लगभग 33 ट्रिलियन डॉलर का, ये यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है ना, इनका जितना भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो अमेरिका पर निर्भर है। आपको बाहर से लगता होगा कि अमेरिका के साथ में जो इजराइल है वो नहीं आएगा, या अमेरिका के साथ में जो ब्रिटेन है वो नहीं आएगा, अमेरिका के साथ में जो साइप्रस है वो नहीं आएगा, या अमेरिका के साथ में और जो यूरोपियन कंट्री है वो नहीं आएंगे। तो आप ये समझ लेना कि ये सब तब तक नहीं आ रहे हैं जब तक अमेरिका ने नहीं चाहा है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा ये सारे देश इस युद्ध के अंदर उनके साथ आ जाएंगे, ये उनकी मजबूरी है। अब देखिए, आप डॉट कनेक्ट करते हुए चलना और आपको समझ में आएगा कि भारत से आखिर इन देशों को समस्या क्या है। अमेरिका जैसे जो देश है उन्हें भारत से परेशानी क्या है, क्या कारण है कि लगातार भारत के अंदर इसी तरीका के जो मूवमेंट है, भारत को रोकने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं, क्यों। अब देखिए आगे, अब देखिए भारत में, अब मैं भारत का डेवलपमेंट और दूसरे देशों की जो स्थिति है वो लगातार आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये डेटा अगर आपने याद रखा और ये डॉट आपने कनेक्ट करे तो कोई भी एग्जाम का ऐसे हो या बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, मैं एक आध क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके, और छोटे मोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट आपको जो है ओएमआर सीट पर भरने के लिए आते हैं वो, और मेंस के अंदर अगर आप यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस में, ये डायरेक्ट डेटा आपको काम आने वाला है। तो याद रखना और ध्यान से सुनना। देखना, वर्तमान में भारत के मुख्य रूप से एक पूर्णतः चालू, यानी कि भारत के अंदर डार्क फैक्ट्री की लाइन आने वाली है। अगर आज ऑपरेशनल की आप बात करोगे तो एक ऑपरेशनल फैक्ट्री भारत के अंदर है, लेकिन अगर आप बात करोगे कि भाई आने वाले समय में क्या है, देखिए अभी ये जो एक डार्क फैक्ट्री है, और डार्क फैक्ट्री क्या होती है इसे समझिए। डार्क फैक्ट्री वह होती है जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो होता है, यानी कि 7 × 24 × 30 × 365, यानी कि लगातार साल भर 24 घंटे 30 दिन कार्य करती हैं और यहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में अगर किसी देश के अंदर जो लेबर कार्य करती, कितने घंटा करती है, 10 घंटा 8 घंटा करती है, लेकिन जब डार्क फैक्ट्री की बात करते हैं वहां 24 आवर्स कार्य होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई देश 8% की ग्रोथ करता है, अगर उसकी डार्क फैक्ट्री स्थापित होती है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 24% की ग्रोथ रेट करेगा। आप समझ रहे हैं ना कि अब क्योंकि ये जो ये आपने देखे होंगे कि रोबोट्स जो आए हैं, ये रोबोट्स के कार्य हैं, रोबोट्स डार्क फैक्ट्री के अंदर कार्य करते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर ये ऑपरेशनल है, यानी कि चालू है। कहां है? कांचीपुरम में, ओरगाम, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है। कंपनी में उद्योग पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भारत की पहली एकमात्र पूर्ण रूप से संचालित डार्क फैक्ट्री है। यहां मानव हस्तक्षेप के बिना रोबोटिक आर्म्स 20 × 7। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, याद रखने, छोटे छोटे टर्म भी है ना, ये एग्जाम के लिए अमृत है, याद रखना है इस बात को मेरी को। अब देखिए, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स और पीसीबी असेंबल करते हैं और इंजीनियर केवल दूर की निगरानी। अब बात आती है कि जो आने वाले समय में आने वाले हैं, यानी कि अपकमिंग है, उन्हें देखिए। पहला है कोयंबटूर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ही है। दूसरा देखना, आगामी और अत्याधुनिक लाइट आउट मेगा फैक्ट्रियां, यहां देखना गुजरात के अंदर धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, 91,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं। साणंद के अंदर है, गुजरात के अंदर, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अमेरिका की कंपनी है, इसके साथ मिलकर के भारत सरकार के द्वारा। फिर आया कायन सेमिकॉन, आगे देखना ओडिशा के अंदर कलिंगानगर, टाटा स्टील, ठीक है, ये दोनों मिलकर के ग्लोबल लाइट हाउस। तीसरा देखना तमिलनाडु में ही है, ओला इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर फैक्ट्री, जहां पर बड़े स्तर पर वर्टिकल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का प्रयोग होगा। डार्क फैक्ट्री का क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि अमेरिका और यूरोप कहां जूझ रहा है? युद्ध में जूझ रहा है। अमेरिका और यूरोप के पास में अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने अभी तक जो मलाई खाई थी,
अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ चुका है। और क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी इकोनॉमी की, क्योंकि मैं दोनों को बराबर बराबर लेकर के चलूंगा कि किस तरीका से यूरोप हो चाइना हो ये जूझ रहे हैं। और भारत का अगर आप देखोगे तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उनको परेशानी होगी। इसीलिए भारत के अंदर या तो स्टूडेंट के नाम पर प्रोटेस्ट हो या फिर कोई भी पेपर लीक कराओ, फिर एक प्रोटेस्ट कराओ, या फिर पहले कोई और कार्य कराओ फिर दूसरा उसके लिए प्रोटेस्ट कराओ। तो ये अभी एक चेन सीरीज आने वाली है, पूरी एक चेन आने वाली है 2029 तक का, जब तक लोकसभा का इलेक्शन आएगा। अब भारत के अंदर और भी कई सारे, जैसे किसानों के नाम पर आंदोलन हो जाएगा। अभी अगर जैसे अमेरिका के साथ एफटीए होगा, नहीं होगा तो भी होगा आंदोलन, अगर हो जाएगा तो भी होगा आंदोलन, तो होना है। ठीक है, अब देखना आगे। तीसरा देखिए, भारतीय नौसेना। अब आप देखिए ये भारत का क्या हो रहा है। भारत ने पिछले लगभग 3 से 4 महीने के अंदर भारत की नौसेना में 7 युद्धपोत यानी कि 7 वॉरशिप्स जो है वो सीधे शामिल किए हैं। भारत समुद्री सुरक्षा, स्वदेशी निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और हिंद महासागर में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। साल 2026 में भारतीय नौसेना ने लगभग 6 हफ्ते में एक नया स्वदेशी जहाज अपने बेड़े, हर 6 सप्ताह में, सोचिए हर 6 सप्ताह में एक जो है जहाज अपने इसमें शामिल कर लिया। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि हमारी जो एयरफोर्स है, और आप जानते होंगे जो सिपरी के द्वारा फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें जो चाइना की एयरफोर्स है उससे भारत की जो एयरफोर्स है उसे सुपर बताया गया है। अब सोचिए इस बात को। अब हम नौसेना को देखिए, हम नौसेना का जो अपग्रेडेशन कितनी तेजी से हो रहा है, अभी तो आगे और दिखाऊंगा आपको कि 6th जनरेशन या 5th जनरेशन जो वारफेयर होता है उसके लिए भारत किस तरीका से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। अब देखिए पिछले हर 6 सप्ताह में एक स्वदेशी जहाज, और दूसरा क्या है, स्वदेशी आत्मनिर्भर, यहां देश के अंदर ही उसकी पूरी सप्लाई चेन यहां डेवलप की जा रही है। और इसके आगे साक्ष्य आपको दूंगा कि 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां भारत यानी कि स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो उनके पार्ट्स या फिर पूरी मिसाइल्स जो है वो निर्यात करता है। और भारत का जो लक्ष्य 2030 तक है 50,000 करोड़, जबकि अभी आगे देखोगे तो लगभग 38,700 करोड़ रुपए का निर्यात आज करते हैं और लक्ष्य है 50,000 करोड़ का। अब देखिए मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसमें। देखिए कुछ अगर हम देखें 90 दिनों में, देखिए जून से जुलाई भीतर जिन प्रमुख युद्धपोत और जहाजों को कमीशन किया गया है उनका विवरण देखिए। देखिए 7 वारशिप्स जहाज इसके अंदर क्या है, आईएनएस दूनागिरी। आईएनएस दूनागिरी ये प्रोजेक्ट 70A के तहत बनी एक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे जून 2026 में कमीशन किया गया। यह दुश्मन के रडार से बचकर ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। देखिए आप समझिए इसको, इसकी गहनता समझिए, तब आपको ये टोटल जितने भी भारत के अंदर हो रहा है ना ये समझ में आ जाएगा। और आप भी शायद सोच रहे होंगे कि भैया आपने सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज मैं आपके लिए पूरा कुछ लेकर के आया हूं। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और सामान्य लिए आपको अगर कहीं डिबेट आप कर रहे हैं वहां पर भी बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। आगे देखना, आईएनएस महेंद्रगिरी ये दूसरा है। देखिए यह प्रोजेक्ट 70 श्रेणी के शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसमें 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री द्वारा नौसेना में शामिल किया गया है। तीसरा देखिए आईएनएस अग्रे, यानी कि यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर, सोचिए एंटी सबमरीन वारफेयर वाटरक्राफ्ट है। इसका मुख्य काम तटीय काम गहरे पानी में छुपी दुश्मन की पनडुब्बी को निशाना लगा करके खत्म करना है। तीसरा देखना आईएनएस मालवन माहे क्लास, यह दूसरा एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसे 22 जुलाई 2026 को कारावर में नौसेना में शामिल किया गया है। आइए देखिए नेक्स्ट देखिए मछलीपट्टनम BY529, इसे 29 जुलाई 2000 अभी कल ही करा गया है। आप सोचिए 29 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया और यह महाश्रेणी का 7वां एंटी सबमरीन युद्धपोत है जो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की निगरानी करता है। उसके बाद देखिए आईएनएस संशोधक, यह बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसे जून में कमीशन किया गया। इसका काम समुद्री रास्ते से नक्शा बनाना और पानी के नीचे छिपे खतरों की खोजना और उसको फिर डिस्ट्रॉय करना। आईएनएस अंजादीप, देखिए यह भी एंटी सबमरीन श्रृंखला का हिस्सा है। जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये डेटा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। इतनी छोटी वीडियो में इतना सारा डेटा आपको दे देंगे कि उसके बाद में आपकी सोच जो है ना वो खुलनी चाहिए, आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। आप यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो भारत के अंदर, चाहे वो प्राइवेट पीएसयूज ले रहे हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ले रहे हो, आपके लिए ये वरदान है, ये लेक्चर वरदान है। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि यहां पर अगर आप जो आपने सीख लिया ना फिर आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखना इसे, अब देखिए यह नौसेना में कैसे शामिल हुए, इनकी प्रक्रिया देख लीजिए। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत। ये सब आप समझ रहे हैं ना, गहराई समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखना, अब आगे आपको और समझ में आएगा। इसे देखिए
अब आप नोट करते चलिए जो भी बात है। देखिए भारत ये है जो मैं आपको बता रहा था ना पीछे, कि हमारी जो शक्ति है ना, इससे क्यों घबराए हुए हैं चाइना और क्यों घबराया हुआ है अमेरिका। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया के पास में वक्त नहीं है ये सब चीजें बताने का, है ना, लेकिन हमारा कार्य है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, उनके लिए डेटा का एक अंबार हमारे पास होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आए उसे सही से डेटा के साथ में हमें लिखना है, याद रखना। देखना 80 से अधिक कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से अधिक देशों को अपने, यानी कि 80 से अधिक डायरेक्टर रिपोर्ट बताती है 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां भारत अपने डिफेंस कंपोनेंट्स, स्पेस सेक्टर के पार्ट्स और बड़े हथियार भी एक्सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बताया 38,424 करोड़ रुपए का अभी हमारा एक्सपोर्ट है डिफेंस के अंदर और मैंने बताया स्पेस सेक्टर के अंदर। लेकिन अभी आप देखोगे इसका लक्ष्य रखा गया है 50,000 करोड़ रुपए का। देखना मुख्य उत्पादन क्या क्या है, 145 कंपनियां हैं दुनिया भर में और अंतरिक्ष उपकरण सप्लाई कर रही हैं। और इसकी गंभीरता भी समझना कि जब हम 100 से ज्यादा कंट्रीज को ये कंपोनेंट सप्लाई करते हैं तो भारत एक पूरी सप्लाई चेन के अंदर एक महत्वपूर्ण कंट्री बन जाता है। देखना आगे, बड़े हथियार और मिसाइल प्रणालियां, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम भारत से भेजते हैं। आगे देखना कहां कहां भेजते हैं, फिलीपींस, आगे देखना इंडोनेशिया, वियतनाम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आप जानते हैं। ये हमने सब पे अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप मुझसे कहेंगे मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए इसे खरीदने वाले प्रमुख देशों में आर्मेनिया शामिल है, जबकि यूएई, मिस्र और ब्राजील जैसे देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। आगे देखना पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन्स, आर्मेनिया को भारत ने एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम जिसे एटीजीएस बोलते हैं पिनाका सिस्टम डिलीवरी की है। और फ्रांस भी पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत करा। फ्रांस भी, सोचिए इस बात को, फ्रांस भी पिनाका जो सिस्टम है उसे खरीदने के लिए। और हम जानते हैं कि दसॉल्ट जो है वो फ्रांस की कंपनी और भारत तो उससे राफेल वगैरह खरीदता है। आगे देखना डिफेंस एयर स्पेस कंपोनेंट्स अमेरिका को भेजते हैं। देखिए डिफेंस और एरो स्पेस कंपोनेंट्स हम अमेरिका को भेजते हैं। भारतीय रक्षा कंपोनेंट्स सबसे बड़ा आयातक बन गया है। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियां विमानों के फ्यूजलेज और विंग्स, हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भी भारत से खरीद रही हैं। याद रखना इस बात को, गंभीरता समझो, क्योंकि हमारी जो मीडिया है ना वो सिर्फ नेगेटिव परसेप्शन बनाती है भारत के प्रति। लेकिन मैं जो कहता हूं ना, मैं आप सब पीछे भी देख रहे होंगे कि लगभग मैं 1 साल से कह रहा हूं कि भारत लीप एंड बाउंड जा रहा है। आने वाले मात्र 15 से 20 साल के अंदर भारत दुनिया की पहली या तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जिसकी टोटल जो देखोगे आप लगभग $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी भारत की। तो ये आप देखिए, और क्यों दर्द है वो दर्द भी समझ जाइए कि पश्चिम के देशों को ये दर्द है क्यों। आगे देखना फ्रांस भारत से एयर डिफेंस पोर्ट्स वगैरह खरीदता है। आगे देखिए डॉर्नियर 228 विमान, एडवांस लाइटनिंग हेलीकॉप्टर्स जैसे एएलएच ध्रुव जैसे बोलते हैं का निर्यात अपने मित्र देशों को भारत करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, इजराइल, ब्राजील, दुनिया के 34 देशों में भारत के ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स निर्यात होती हैं। आगे देखना फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव जैसे बड़े पड़ोसी देशों को मजबूत करने के लिए भारत इन्हें सप्लाई करता है। उसके बाद देखिए स्पेस सेक्टर के अंदर इसरो अपनी वाणिज्यिक एनएसआईएल जो इसकी शाखा है, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूरोप के देशों में कॉमर्शियल सैटेलाइट्स और भारत जैसे पीएसएलवी और एलएमवी भारतीय अंतरिक्ष में जो है कॉमर्शियली भी हम भेजते हैं। निर्यात का भविष्य मैंने जो बताया था आपको 50,000 करोड़ रुपए का, ये 2029-30 तक हमने लक्ष्य रखा हुआ है। याद रखना है एग्जाम के लिए तो ये अमृत है। ये डेटा आप जो है इसे एकदम उंगलियों पर रख लीजिए। आगे देखिए आपको और समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ज्ञान से भरपूर है, फैक्ट से भरपूर है और एग्जाम के लिए अमृत है। आगे देखना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कहती है, भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 6.4% के ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। भारत की जो जीडीपी है, आईएमएफ का डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो भी इसे बताता है। विकास दर देखिए चालू वर्ष में भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% है। वैश्विक स्थिति अगर देखी जाए तो भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था है। अगर भविष्य में देखा जाए तो भारत जो है वो स्थिर बना रहेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं अमेरिका और दूसरे देशों की अगर आप हालत देखोगे तब आपको समझ और आएगा। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहां देखिए पहले देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और नवीनतम 2026 के आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति यानी कि जो जिसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और नाम मात्र अगर हम नॉमिनल या फिर रियल जीडीपी की बात करते हैं तो भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जबकि पूरी दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि
कि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं उसके बाद भारत भी इस तरीका की ग्रोथ रेट देखी जा रही है, तो यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि दुनिया के जो देश है वो किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। देखना, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की तीसरी बड़ी यानी कि 18.90 ट्रिलियन डॉलर की भारत अर्थव्यवस्था है। शीर्ष देशों में देखेंगे तो चीन पहले पाएगा, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत है। आप सोचिए, जो मैं कह रहा हूं ना, 2050 तक भारत दुनिया की पहली या तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है। दुनिया के आंकड़े कहते हैं दूसरी, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे लगता है भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं कि चाइना का जो आप देखोगे कि जिस तरीका से उनके यहाँ बुजुर्ग लोग हो रहे हैं, पॉपुलेशन नीचे जा रही है, तो उस तरीका की जो ग्रोथ रेट है और जिस तरीका के 18 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आगे देखना, आपको और मैं कुछ दिखा रहा हूं, आप इस सारे डेटा को कनेक्ट करेंगे ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत और अमेरिका का इसे देखिए पहले, वैश्विक आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ। देखिए, दो तीन बातें अगर आप देखोगे जीडीपी के विषय में या एक पूरी अर्थव्यवस्था के विषय में, तो दो तीन बातें देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना है, डेट टू जीडीपी रेशो कितना है और जीडीपी की ग्रोथ कितनी है। तो इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि देश की आर्थिक स्थिति अभी कैसी है। देखना, इसे देखिए आप, मैंने अलग से एक ये डेटा है, इसे देखिए, और ये सारा डेटा आप जानते हैं कि गूगल से है और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स का डेटा है। देखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 2 से लेकर के 3, यानी कि 2 से लेकर के 2.3% है। भारत का कितना है उसे भी ज्ञान रखता है। और फिर देखना है कि आखिर क्या दिक्कत है भारत से इन सभी देशों को। आगे देखना, टैक्स टू जीडीपी रेशो देखिए 25% है, जबकि भारत के अंदर ये 3% है। ये भारत की समस्या है, याद रखना इस बात को कि भारत के अंदर 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जबकि आप देखोगे उनका मात्र 3% लोग ही हमें टैक्स देते हैं, तो जिससे टैक्स टू जीडीपी रेशो भारत में दुनिया में शायद सबसे कम है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो उसमें भी सबसे कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इतना कार्य किया है, इसे थोड़े सुधारने की आवश्यकता है, उस पर कभी और बात करेंगे। अगर आप देखिए डेट टू जीडीपी रेशो देखिए 126% है, आप समझ सकते हैं कि इसकी खतरनाक स्थिति। चीन देखिए, चीन का 4.4 से लेकर 4.7% है। अगर आप टैक्स टू जीडीपी देखेंगे कि आप लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, तो 20% लोग। देखना, इसके बाद देखिए डेट टू जीडीपी कितना है इसका, 96% है, 96%। आगे देखना, भारत का 25 के आसपास है। आगे देखिए यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का देखिए 1.2 से लेकर के 1.4% से ही ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी। अगर आप देखोगे टोटल इसका 40 से 42%, सोचिए टैक्स टू जीडीपी रेशो, जबकि भारत में 2-3% है। यहां देखिए 90 से 95% है। आगे देखिए जर्मनी का देखिए 0.8 के आसपास है। यहां देखिए फ्रांस का 0.09। आप 6.4 और इनकी स्थिति देखोगे तब आपको समझ आएगा कि भारत से आखिर समस्या क्या है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, ये जो मैंने आपको बताई जुलाई 2026 की ही आंकड़े हैं। आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगी ये सारा जो चल रहा है इसके पीछे के तात्पर्य क्या है। देखिए, भारत सरकार देश के बुनियादी ढांचे, आधुनिक परिवहन और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक कदम उठा रही है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलन, रेलवे कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर भारत में विश्व स्तरीय विमानन सुविधाएं और इसके अभूतपूर्व विकास देखा गया है। अब आप देखिए, सरकार के पास पैसा आ रहा है तो सरकार क्या कार्य कर रही है और जो समस्या है लोगों को वो क्या है। इन कंट्रीज को, अमेरिका हो, चाइना हो या यूरोप के जो कंट्री है, उनको समस्या क्या है, आपको समस्या समझेगी। देखिए, भारत का अगर अभी देखोगे तो लगभग 17,000 करोड़ यानी कि 2 बिलियन के ऑर्डर्स ड्रोन्स के दिए गए। ड्रोन्स कर ये अपनी कंपनी को दिए गए हैं, ये मत समझ लेना कि बाहर किसी को दिए हैं। देखिए, इसमें भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन करने के लिए 2 बिलियन यानी कि 2 अरब डॉलर से अधिक के लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा के विशाल मिलिट्री ड्रोन्स ऑर्डर दिए हैं। याद रखना, यह भारतीय इतिहास में मानव रहित विमान जिसको अनमैन्ड सिस्टम के अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। याद रखना, इतिहास की ये सबसे बड़ी, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी ये अनमैन्ड जो ड्रोन्स है उनकी। देखिए, इंडस्ट्रियल स्टिमुलस का निवेश, इस महापरियोजना के तहत पूरा फंड भारतीय घरेलू जैसे कंपनी, अडानी ग्रुप हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, L&T हो गया, आइडियल फोर्ज हो गया और ऑस्ट्रेल एरोस्पेस को, ये सारी कंपनी है भारत के। और आप जानते हैं 2020 के बाद में भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस और जो एरोस्पेस सेक्टर है उसके लिए ओपन कर दिया है। इसलिए इनको एक
बूस्ट मिलेगा $2 बिलियन से, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें रोजगार भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ में देश के अंदर एक जो एक आप समझ रहे हैं ना कि एक इनोवेशन के लिए एक माइंड सेट भी तैयार होगा, लोग यहां पर तैयार होंगे, एंटरप्रेन्योर तैयार होंगे, तो बहुत सारी बातें होती है। देखिए रणनीतिक सुरक्षा, ये टैक्टिकल ड्रोन मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे LAC, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा, हिंद महासागर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा का कार्य करेंगे। आगे देखिए और क्या हो रहा है भारत में, नमो ग्रीन रेल, जिसे हम भारतीय पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन बोलते हैं, नमो ग्रीन रेल। देखिए ग्रीन एनर्जी और प्रदूषण मुक्त यात्रा की दिशा में भारतीय रेलवे ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश में पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल संचालित ट्रेन नमो ग्रीन रेल का संचालन शुरू हुआ है। सफल ट्रायल संचालन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर हरी झंडी दिखाए जाने के बाद इस ट्रेन ने शुरुआत की है। 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है और 3200 लीटर से अधिक का डीजल की बचत की है। सोचिए 1200 किलोमीटर और 3200 लीटर डीजल की, और साथ ही साथ में कितना कम का जो आप कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करोगे तो इससे कितना कम हुआ है, और साथ ही साथ भारत की निर्भरता होती है क्रूड ऑयल पर, तो इसीलिए उसे मंगाने पर भी हमारे डॉलर्स खर्च होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। डॉलर्स खर्च होते तो सीधी सी बात है रुपया वीक हो जाएगा, और रुपया वीक होने का तो भारत के अंदर आप जानते हैं कि किस तरह के कोलाहल होने वाले हैं। आगे देखना, इसमें रासायनिक प्रक्रिया यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अनबोर्ड बिजली बनती है, जिसमें केवल जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर और गर्मी से सह उत्पादन के रूप में निकलती है और किसी भी तरीका के जो क्लाइमेट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। रेलवे ट्रिपल ट्रैक्शन प्रणाली यानी कि डीजल, ओवरहेड, इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी फ्यूल की समन्वय से चलती है। आगे देखना एक महत्वपूर्ण है, गुवाहाटी में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनना यानी कि टर्मिनल 2 द बंबू ऑर्किड्स। इसे देखिए, असम पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य द्वार बनाने के लिए गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जिसे LGBIA पर एक टर्मिनल 2 का निर्माण किया गया है। वैश्विक सम्मान इसे एयरपोर्ट को शानदार डिजाइन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्किटेक्ट किया गया है और जो प्रिक्स वर्सिलेस 2026 द्वारा दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में इसे शामिल किया गया है। देखिए लगभग 5,000 करोड़ निवेश, तैयार टर्मिनल 5,000 में ही हो गया। 1.3 करोड़ यानी कि 13 मिलियन यात्रियों को संभालने की ये क्षमता है। सांस्कृतिक और ये सब तो आप देखिए भारत का आप देखेंगे तो किस तरीका से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद आप औरों को देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, आप जानते हैं कि अगर इतिहास आपने पढ़ा हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक कॉलोनी है। लगभग कितने 13 ऐसे स्टेट्स की कॉलोनी है जो आपस में आए। 15वीं शताब्दी में यूरोप में शक्तियों के आगमन से लेकर के अब एक यूएसए बनने तक की जो इतिहास आप जानते हैं किस तरीका से उन्होंने लगभग 50 से 100 मिलियन, जिसे हम 5 से 10 करोड़ के बीच में जो रेड इंडियंस थे, जो वहां के मूल निवासी थे, उनको किस तरीका से उस क्षेत्र से इरेडिकेट कर दिया और आकर के वहां अपनी कॉलोनी बसा ली। आप अमेरिका का जो एटीट्यूड देख रहे हैं ये यहां से आप समझ सकते हैं, यानी कि वहां के जो मूल निवासी 5 से 10 करोड़ लोगों को किस तरीका से इन्होंने वहां से हटाया। उसका इतिहास मैं कभी आपको बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो उसका पूरा इतिहास लेकर कहेंगे अमेरिका का, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखने यूरोपीय उपनिवेशकों के द्वारा 90% हिस्सा यहां से खत्म कर दिया गया इनके मूल निवासियों का। अब देखिए महामारी वहां फैलाई गई, स्मॉल पॉक्स वगैरह कुछ आप देखिए, ये सब कुछ आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए अमेरिका का आपको नेचर समझाने के लिए मैंने बताया कि अमेरिका का नेचर ये है क्यों ऐसा कि जो डिक्टेट करता है, दूसरों को डिक्टेट करता है कि जैसा मैं कहूंगा वैसे चलोगे, या तो माई वे या तो हाईवे, इस टाइप से जो है वो क्यों है। इसे देखिए अमेरिका, आप अमेरिका के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक नए तरीका का जो है डूम्सडे वाली जो थ्योरी है वो चल रही है, इसीलिए वहां बंकर बना करके लोग नीचे रह रहे हैं। और जिसे हम बोलते हैं डूम्सडे प्रेपर्स, डूम्सडे प्रेपर्स, यानी कि लोगों के अंदर एक भय है। और भय क्यों है? क्योंकि इसलिए उनकी जो बाइबल है उसके भी अंदर आता है कि भाई इस तरीका से एक डूम डे आएगा, एक अंतिम दिन आएगा और दुनिया उस दिन जो है सब खत्म हो जाएगा। इस तरीका से तो लोग क्या कर रहे हैं, 2 करोड़ से अधिक लोग जो है वो अंदर अपने घरों के अंदर ही बंकर बना रहे हैं। बंकर बनाने वाले लोग से डूम्सडे प्रीपर्स कहलाते हैं अमेरिका के अंदर। देखिए ये प्रेपर्स नाम से जाने जाते हैं, हाईटेक बंकर बनाते हैं और इनका मानना है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है ये है। मैं क्यों बता रहा हूं, जो कहते हैं ना कि भाई हम तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, हम तो धर्म पर विश्वास नहीं करती, इनका धर्म देख लीजिए कि ये बाइबल में जो कहानी आई है उसके आधार पर लोगों का जो जीवन है वो डिक्टेट हो रहा है और भारत को बताते हैं कि अरे तुम तो दकियानूसी सोच है, तुम धर्म के आधार पर चलते हो। ये सारी बातें आगे देख
देखना, आपको और सच्चाई समझ में आएगी। देखिए भारत के अंदर आप जानते हैं कि आर्य इन्वेजन थ्योरी जो लाई गई थी, एक पूरी तरीका से मनगढ़ंत कहानी थी और भारत के एनसीईआरटी के अंदर से इसको भी हटाया गया। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ना सिर्फ भारत आर्थिक उन्नति कर रहा है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल उन्नति कर रहा है, ना केवल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कर रहा है, बल्कि और ना सिर्फ भारत 2050 तक दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत अपना जो कल्चरल जो कल्चर के अंदर जो हम भूल चुके थे, या अपना जो कल्चर है उसके ऊपर दोबारा से अधिकार भी जमा रहा है। देखिए इसे, यानी कि आर्य इन्विजन थ्योरी जो है उसको एनसीईआरटी ने नकार दिया है और पूरी तरीका से झूठ का पुलिंदा बताया है। आर्य आक्रमण सिद्धांत का जन्म 19वीं शताब्दी में होता है और सर विलियम जोन्स के द्वारा, आप जानते हैं सर विलियम जोन्स जो है उसके द्वारा ऐसी कहानी गढ़ी जाती है कि जो संस्कृत है, और कारण क्या है, कारण है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोगों को आपस में लड़ाने का उद्देश्य था। इसीलिए इन्होंने जो है इस तरीका से बांट दिया कि ये इंडो आर्यन है, ये तो मध्य एशिया से आए हैं। और आप जानते हैं कि भारत अपने कल्चर को भी अब क्या कर रहा है, दोबारा से प्राप्त कर रहा है। और देखिए मोर्टिमर व्हीकल जो है 1940 के दशक में आकर के पुराविद मोटर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता में मिले अवशेषों के कंकालों के आधार पर दावा किया कि इंद्र ऋग्वेदिक देवता ने इस शहर को नष्ट किया था और स्थानीय लोगों यानी कि द्रविड़ों को दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया था। ये सारी बातें करने के लिए सिर्फ और सिर्फ औपनिवेशिक लोग जो थे, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने ये सारा जो षड्यंत्र है वो रचा था। अब देखिए इसे सिपरी की रिपोर्ट क्या बताती है। सिपरी की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अपना जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको बदल दिया है। लगभग 12 परमाणु हथियार हैं जिनको भारत ने अब तत्कालिक रूप से तैयार कर दिया है। भारत हर किसी तरीका के लिए तैयार है। यह है सारी दुनिया को दर्द कि भारत 12 परमाणु हथियार जो है वो ऑपरेशनली तैनात हैं। डिफेंस कहां जा रहा है आपको दिखा दिया, नेवी कहां जा रही है आपको दिखा दिया, इकोनॉमी किस तरीका से ग्रोथ कर रही है दिखा दिया। तब बताइए कि क्या वो लोग हमें बर्दाश्त करेंगे? क्या पश्चिम या चाइना हमें बर्दाश्त करेगा? नेवर, नेवर और नेवर। इसीलिए भारत के अंदर आप देख रहे हैं इस तरीका के जो आंदोलन है वो हो रहे हैं। और इसी में एक और आता है एफसीआरए एक्ट, भारत सरकार अभी देखिए वो बिल पास हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। उसकी वजह से लगभग 30,000 से ज्यादा एनजीओ जो इलीगली भारत के अंदर रह करके कन्वर्जन कर रहे हैं और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, वो सारे पर ताला लटक जाएगा और उनकी जो संपत्ति है उनको एक्वायर कर लिया जाएगा। तो ये सारा दर्द है जो भारत के अंदर ये सब चल रहा है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप का विकास भारत की सुरक्षा और रक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत वहां पर आप जानते हैं कि भारत एक क्या बना रहा है, कभी न डूबने वाला वाहन पोत यानी कि अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह उसे यूज करेगा। और आप जानते हैं मलक्का डेलाइमा के नाम पर एक मलक्का स्टेट है 10 डिग्री और 6 डिग्री चैनल पर, यहां से चाइना का लगभग 90% से ज्यादा जो है वो क्रूड ऑयल जाता है, आवश्यकता उनकी पूर्ति होती है। और जब ये होगा तो चाइना को दर्द होगा ही होगा और वही कार्य हो रहा है। और ग्रेट निकोबार के अंदर देखिए मलक्का 80-60% समुद्री व्यापार यहां से होता है। अब देखेंगे चीन की रणनीतिक बढ़त जो खत्म हो जाएगी, मेगा ट्रांसशिपमेंट, और भारत को यहां से पैसा कमाने पर भी, क्योंकि डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो है भारत यहां बनाएगा, इससे भारत को रेवेन्यू मिलेगा, डॉलर मिलेंगे और रुपया और मजबूत हो जाएगा। तो देखिए ये सारी कहानी आप देखेंगे। और देखिए मैंने डॉट का आपको कनेक्ट करके बता दिए हैं। आप देखिए हेल्थ सेक्टर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। मैंने पहले भी इसमें एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से जो पेटेंट मेडिसिन है और जो जेनेरिक मेडिसिन है उस पर अमेरिका लगभग 60%, भारत पर निर्भर है। दुनिया का लगभग 40%, 47% के आसपास भारत जेनेरिक मेडिसिन की जो आवश्यकता है वो आपूर्ति करता है। यही भारत की शील्ड भी है। अब देखिए भारत को शील्ड प्रोवाइड करता है। जैसे आप जानते हैं कि ताइवान को उनकी जो चिपसेट है वो एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, और चाइना को उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो एक सुरक्षा प्रदान करता है, अमेरिका को जो उनकी डॉलर की पावर है वो एक सुरक्षा प्रदान करती है, और भारत का जो ये हेल्थ केयर सेक्टर है ये एक सुरक्षा प्रदान करता है। दुनिया में 90% तक सस्ती दवाएं भारत के द्वारा भेजी जाती हैं। अब देखेंगे आप इसे देखिए, पश्चिम में जो भ्रष्टाचार है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर भारत के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है। आज आपको दिखाऊंगा कि पश्चिम का भ्रष्टाचार कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। देखिए पश्चिम के देशों का जो भ्रष्टाचार है बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, संगठित होता है, कानूनी और संस्थागत होता है। सिस्टम की खामी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की विफलता का नाम दे दिया जाता है। देखिए कैलिफोर्निया के अंदर एक कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बनाया, इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। साल 2008 में जब जनता ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी तब उसका अनुमानित लगभग $33 बिलियन थी, लेकिन 2026 की आधिकारिक बिजनेस प्लान रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी अनुमानित लागत $231 बिलियन है। सोचिए
कहां से कहां आप भारत को कहते हैं ना। देखिए डेमोक्रेसी की यही समस्या भी होती है कि करप्शन वहां पर साथ में आता है, तो ये करप्शन साथ में आया है। आप अमेरिका की हालत देख लीजिए, आपको लगता है ये फॉक्स बिजनेस की न्यूज है, आप समझ सकते हैं कि अरबों डॉलर खर्च होने पर भी जमीन पर इसका कोई नतीजा नहीं है। सोचिए कि इतना पैसा भी खर्च होगा, जमीन पर कुछ नहीं बना, ये अमेरिका की कहानी। तो बहुत ज्यादा, जैसे आप देखिए कंसल्टेंट्स और लॉबिंग के नाम पर कितना भ्रष्टाचार, $800 बिलियन। आप देखिए चेंज ऑर्डर्स, यानी कि चेंज ऑर्डर्स का खेल समझिए, 1000 से अधिक चेंज ऑर्डर्स के जरिए अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये युद्ध की जो खेल रहे हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार के बिजनेस स्थापित कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब पैसे कमा रहे हैं आराम से। हम देखते हैं जो शुरू में वाली खबर आपको दिखाई थी, तो ये जो शुरू वाली खबर है ना, ये आपको उसी में आगे बढ़ाएगी कि वहां पर भी ये भ्रष्टाचार है। तो ये मत समझना कि नहीं सर भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, ये डेमोक्रेसी के साथ आता है बंधुओं, ये डेमोक्रेसी के साथ आता है। देखिए अगर हम और इसमें देखें कुछ, तब आपको शायद और समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज के लिए, और आप अब इसे देखिए, तब आप शायद इसे देखिए, इस वाले को, भारत का जो 90 दिन का जो पावरफुल मूव है वो मैंने आपको इसमें दिखाया कि किस तरीका से भारत के द्वारा 90 दिन के अंदर, लगभग 3 महीना के अंदर क्या कार्य किए गए हैं। इसका पूरा का पूरा मैंने आपके लिए 90 दिन का जो मूव है वो डेटा के साथ में, देखिए भारत किस तरीका से आगे बढ़ रहा है। 7.8 पीपीपी पर आप देखिए 10 से 11% जो है वृद्धि पीपीपी मॉडल के आधार पर। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जी आने वाले समय में ये यूनिकॉर्न बनेंगे, और किस तरीका से हमारे डिफेंस सेक्टर में जो उन्नति हो रही है ये इन्हीं स्टार्टअप्स की देन है, या एयर डिफेंस सेक्टर हो या फिर स्पेस सेक्टर हो। अमेरिका में आप देखिए जीडीपी का मैंने ये आपको सब दिखा दिया, अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया हो गया। ये देखिए भारत का यथार्थ मॉडल क्या है, पश्चिम की प्रणाली क्या है, ये देखिए आप पूरा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे लिखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स लेक्चर बेशक लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये सब देख लिया तो इसके बाद में आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में।